नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लास। आज केमिस्ट्री की क्लास में अपने नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले अपन ने आयनिक चालने वाली यूनिट पूरी कर ली है। अभी नई यूनिट है, वो है गैसीय अवस्था। वैसे तो यूनिट 5 है, यूनिट 5 गैसीय अवस्था। तो ये यूनिट 5 गैसीय अवस्था और आगे वाली एक आएगी द्रव अवस्था। दो यूनिट ऐसी है कि जितनी जल्दी मतलब ये स्टार्ट होना और समाप्त होना इनका साथ ही है, मतलब ज्यादा लंबा ये चलने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत प्यारी सी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है और अपने जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे खासे आ जाते हैं। देख लो 2022 में 5 सवाल 10 मार्क्स आ गए इससे, तो चीज तो है और अपने को कोई भी छोड़ना है नहीं। ठीक है, सब कुछ जो सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो पढ़नी है। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो वो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो चलिए, गैसीय अवस्था है, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल है। तो गैसीय अवस्था में एक दो गुणधर्म, ये भी गैसों के बारे में क्या चीजें हैं गैसें, उसके बारे में गैसों के गुणधर्म। फिर कुछ गैसों के नियम है, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और आवोगाद्रो का नियम, ये 3 नियम पढ़ेंगे। उसके बाद डाल्टन का नियम पढ़ेंगे। डाल्टन का वैसे आंशिक दाब वाला तो अपन ने पढ़ा था, रासायनिक सामने में अपन आंशिक दाब काम में लेते थे, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको हो गई उसका भी। और फिर आदर्श गैस समीकरण और ग्राम का विसरण नियम और गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। अणुगतिक सिद्धांत तो आपको पता ही है थोड़ा बहुत, तो पर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वही चीज है लगभग। ठीक है ना, थ्योरी वही है। ठीक है, फॉर्मूले भी लगभग वही है चीजें, तो कोई ये मतलब नई चीज है नहीं, पूरा ही मतलब वही है। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी और सरल यूनिट है, बहुत सिंपल सी। हाँ, इसको अगर टफ किया जा सकता था अगर इन्होंने इसमें वास्तविक गैसें टॉपिक जोड़ दिया होता। अगर वास्तविक गैसें जोड़ा होता तो फिर ये लंबा हो जाता। हालांकि अपन वास्तविक गैसें पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आदर्श गैसों से वास्तविक गैसें कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, वो चीजें अपन करेंगे। पूरा छोड़ने वाले नहीं वास्तविक गैस को। ठीक है, लेकिन वास्तविक गैस आपका टॉपिक शामिल नहीं है कि एग्जैक्ट की उसको डेप्थ में जाए। अपन आदर्श गैस समझेंगे, फिर भाई वास्तविक गैस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब आदर्श होती है कब वास्तविक होती है, तो सारी चीजें अपन करेंगे। ठीक है, बात करें सवालों की, 2016 में 3 सवाल पूछे गए थे इससे। 2016 में इससे 3 सवाल पूछे गए थे। 2018 में 4 सवाल। 2018 में 4 सवाल। 2022 जो 28 वाली शिफ्ट है उसमें 2 सवाल, और 2022 जो 29 जून वाली शिफ्ट है उसमें 5 सवाल पूछ लिए। 5 सवाल यानी कि 10 नंबर। देख लो, 2022 की जो 29 वाली शिफ्ट थी, 29 जून वाली, उसमें जिसने गैसीय अवस्था ढंग से पढ़ा वो 10 नंबर तो ऐसे ही फिक्स कर लिया। 5 सवाल आ गए, कितने? 5 सवाल, समझ गए? हाँ, यानी कुल टॉपिक ही आपके कितने, 7-8 टॉपिक है, उसमें से 5 सवाल पूछ लिए। देख लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि गैसीय अवस्था होती क्या है। गैसीय अवस्था क्या होती है? तो गैसीय अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत नगण्य होता है। ऐसा पदार्थ, गैस क्या होती है? गैस ऐसा पदार्थ होता है जिसमें उसके जो गैस के अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण बहुत नगण्य होता है, इसलिए गैस फैली फैली रहती है। ठीक है, गैसीय अवस्था कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 11 तत्व जो सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में रहते हैं, जो आवर्त सारणी में जो 11 तत्व है वो सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में रहते थे। वो कौन कौन से 11 तत्व देख लो। H, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन हमेशा गैसीय अवस्था में रहता है लगभग। नाइट्रोजन है वो भी गैसीय अवस्था में। ठीक है, ऑक्सीजन वो भी गैसीय अवस्था में। फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, फिर ये नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, यानी कि ये आप HNOFCl तक देख लो, ये चीजें HNOFCl तक देख लो। बाकी की आगे की चीजें क्या, नोबल गैस है। बाकी की आगे की क्या है, नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन। ठीक है, तो HNOFCl ये सारी क्या है, ये सामान्य परिस्थिति में गैसीय अवस्था में रहते हैं। भाई बहुत सारे यौगिक क्या होते हैं, जब मिलते हैं ना, कुछ क्रिया करके कुछ नया यौगिक बनाते हैं, तब जाके वो गैस बनती है या जो भी है। ये सामान्य परिस्थिति में भी गैसीय अवस्था में रहते हैं।
ठीक है, जैसे कि H2 N2 O2 इस हिसाब में, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में अंतर बता दूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर होगी कि गैसीय अवस्था क्या है। बात करें आकर्षण बल की, जो पदार्थ है, आपने को ध्यान नहीं कि पदार्थ क्या है भाई, जो पदार्थ है वो गैसीय अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो यदि जो पदार्थ है उस पदार्थ के जो अणु है, उन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है बहुत ज्यादा होगा, तो सारे अणु पास पास चिपके होंगे, सारे अणु पास पास चिपके, तो वो होगा ठोस। वो क्या होगा? ठोस। आकर्षण बल अधिक, यानी कि वो क्या होगा? ठोस। द्रव अवस्था में आकर्षण बल न्यूनतम होता है, मतलब न्यून, ठीक है, मतलब बिल्कुल शून्य नहीं, न्यूनतम होता है द्रव अवस्था में आकर्षण बल। तभी तो वो बिल्कुल ऐसे पानी भी फैला फैला रहता है, वो फैल जाता है। जैसे ठोस है, ठोस को आपने रख लिया, क्या वो फैलता है? नहीं फैलता, ठीक है। लेकिन जैसे पानी को आपने छोड़ दिया तो फैल जाता है, क्योंकि भाई पानी आपने वो ये एकदम ले लिया, हाथ में ले लिया और एकदम से छोड़ दिया नीचे, तो नीचे क्या है? फैल जाएगा। फैलने का कारण क्या है? कि उसके जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो न्यूनतम है, आकर्षण है लेकिन न्यूनतम है, ठीक है ना। और जो गैसीय अवस्था है उसमें आकर्षण लगभग शून्य होता है, उसमें तो एक एक अणु दूर दूर फैला हुआ रहता है, ठीक है। गैसीय अवस्था में एक एक अणु बिल्कुल ऐसे दूर दूर तक फैला हुआ रहता है। समझ गए बात? तो मतलब सिंपल सी बात है कि ठोस अवस्था में आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसलिए वो ठोस की तरफ बंधा हुआ रहता है, ठीक है। द्रव अवस्था न्यूनतम, गैसीय अवस्था में आकर्षण बल शून्य होता है, गैसीय अवस्था में लगभग शून्य होता है, ठीक है। ऊष्मीय गति, क्योंकि ऊष्मा से इनकी गति, देखो जब किसी ठोस को ऊष्मा दोगे, किसी ठोस को आपने ऊष्मा दी तो क्या होगा? शून्य। उसकी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो बहने नहीं। किसी जैसे कि पत्थर है, पत्थर को आपने आग लगा दी, पत्थर को कर लिया गर्म, तो क्या पत्थर बहने लग गया? नहीं। लेकिन द्रव अवस्था है, उसको यदि आप हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो उसके क्या होगे? अणु बहने लगेंगे। कुछ अणु है वो मतलब भाप बन जाएंगे, ठीक है। कुछ अणु मतलब थोड़ा बहुत मतलब उनमें चीजें होगी, उनके अंदर ऊष्मीय गति होगी, उनके अंदर हलचल होगी, ठीक है। और जो गैसीय अवस्था है उसको ऊष्मीय गति दे दे तो गैस के अणु फिर पागलों की तरह ही भागने लगते हैं। यानी कि ये याद है यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब रैंडम, तो कोई फिक्स नहीं। आपने उनको उष्मा दे दी, फिर गैस के अणु इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड भागते रहेंगे। जैसे कि ये बंद रूम है, इसके अंदर गैस है, इसको हीट दे दी एकदम से, तो फिर उनका कोई फिक्स नहीं, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, इस साइड इस साइड इस साइड, तो भागते रहेंगे इस साइड से, ठीक है। ऐसे बात क्लियर? तो जो ऊष्मीय गति होती है वो ठोस अवस्था में शून्य होती है, द्रव अवस्था में अधिकतम, और गैसीय अवस्था में यादृच्छिक यानी रैंडम, रैंडमली होती है, मतलब ठीक है, लिख लेना। अभी हिंदी में क्या है? शुद्ध यही होता है। अब जैसे कि आयतन, तो ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस कितना है कि भाई ये ठोस का आयतन निश्चित फिक्स होता है, आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठीक है। द्रव है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है भाई। द्रव 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। आप भले उसको किसी दूसरे पात्र में भी डालो तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। गैस का आयतन फिक्स नहीं होता, वो पात्र के साथ बदलता है, क्योंकि गैस क्या करती है? आपको जितनी जगह मिलती है ना, उस पूरी जगह में फैल जाती है। मेन बात यह है, गैस जितनी जगह मिलती है उस पूरी जगह में फैल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, मैंने एक लिया पात्र, चलो एक लिया पात्र, 3 पात्र ले लिए, यहां मैंने डाला ठोस, ठोस कोई भी पहले से था, कुछ भी चीज था वो डाल दिया, तो ठोस जो अपना आयतन घेर रहा है वो इतना ही है, वो पहले भी इतना ही था और अब भी इतना, बाहर था तब भी इतना ही था, और ये पात्र था, इस पात्र में रखा तब भी ये इतना करता। अब जैसे द्रव है, तो द्रव आपने जितना डाला, मान लो मैंने जितना डाला उसके हिसाब से फैल गया, ये द्रव बाहर जो भी रहा। लेकिन गैस जैसे आप डालोगे, गैस इसके अंदर डाल दिया और मान लो इसको बंद कर दिया, क्योंकि गैस ऐसे तो रखोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी, तो ये गैस क्या पूरे पात्र में फैल जाती है। जितना पात्र उसके पास मौजूद होता है उस पूरे पात्र में गैस ऑटोमेटिकली फैल जाती है। तो जो पात्र का आयतन होता है पूरा का पूरा गैस ग्रहण कर लेती है, ठीक है, गैस ग्रहण कर लेती है। तो ठोस का आयतन
ये फिक्स था, वो का वो रहा, इसका भी द्रव का भी आयतन फिक्स था, वो का वो। लेकिन गैस ने क्या किया, गैस ने क्या किया है, गैस ने मतलब ये पूरा आयतन घेर लिया। पात्र का पूरा आयतन गैस क्या कर लेती है, घेर लेती है। पात्र का पूरा आयतन गैस घेर लेती है, ठीक है। तो आयतन निश्चित होता है, इसका भी निश्चित होता है, गैस का पात्र शब्द बदलता है। अब ज्यामिति, ये ज्यामिति कैसी आएगा, तो ठोस का ज्यामिति निश्चित होती है, ठोस की ज्यामिति बदलेगी नहीं जब तक आप कुछ चेंज नहीं कर दो उसमें, ठीक है, तो वो निश्चित है। द्रव की ज्यामिति यानी कि आकार पात्र पर निर्भर है। भाई जैसे कि आपने पानी है, पानी किस टाइप के पात्र में लिया है, अगर इस टाइप के पात्र में लिया है तो पानी इस हिसाब से बैठ जाएगा। अगर आपने पानी गोलाकार पात्र में लिया है तो पानी इस हिसाब से, तो पानी का शेप कैसे हो गया, अब देखो पानी ऐसे आ गया, तो पहले पानी का शेप हो गया ऐसे, फिर पानी का शेप हो गया ऐसे, पानी का वो का वो, पहले आपने पात्र लिया ऐसा, ठीक है, फिर आपने पात्र लिया गोल, तो पानी उसके हिसाब से हो गया एडजस्ट। मतलब पानी का आयतन उतना का उतना, आयतन निश्चित है, ज्यामिति शेप किस साइड का ले रहा है, शेप ज्यामिति, ठीक है। हाँ, तो ज्यामिति किस पर निर्भर, पात्र के ऊपर कि कौन सा पात्र आप काम में ले रहे हो। और उसी प्रकार जो गैस है, तो गैस का तो आयतन और ज्यामिति दोनों ही किस पर निर्भर है, पात्र पर। जैसा पात्र वैसा शेप वो गैस लेगी। बात क्लियर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये माइंड में चिपका लो, जिंदगी में कभी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और बहुत मजेदार चीज है, और इसको माइंड में श्योर कर लेना, बिल्कुल आपको मतलब रटा हुआ ही नहीं, समझा हुआ होना चाहिए कि अच्छा सर ये पात्र के साथ बदलता कैसे है, इसका निश्चित कैसे है, इसका क्या है, वो सब कुछ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बात क्लियर। चलो अब बात करते हैं गुणधर्म की। बात करते हैं किसकी, गुणधर्म की, गैसों के गुणधर्म की, गैसों के गुणधर्म की। तो देखिए पॉइंट नंबर पहला कि भाई गैसों की कोई निश्चित आकृति, गैसों की कोई निश्चित आकृति या आयतन नहीं होता है। गैसों की कोई भी निश्चित आकृति आयतन नहीं होता है। जिस पात्र में इन्हें रखा जाता है, जिस पात्र में इन्हें रखा जाता है, उसी की आकृति आयतन ग्रहण कर लेती है। क्योंकि जैसे ही आप जिस पात्र में डालोगे उस पूरे पात्र में गैस फैल जाएगी, तो उसका आयतन ले लिया, और उस पूरे पात्र में फैल गई तो पूरे पात्र के हिसाब से उसका आकार भी हो गया, ठीक है। गैसों का जो घनत्व होता है ठोस व द्रव की अपेक्षा अत्यंत कम होता है, और हो गई क्योंकि सबसे ज्यादा जो घनत्व किसका होगा, ठोस का होगा, क्योंकि ठोस में जो अणु है वो पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर, गैसों में तो बिल्कुल दूर दूर। तो गैसों का घनत्व ठोस व द्रव की अपेक्षा अत्यंत कम होता है। गैसों के जो अणु है, अणुओं के मध्य अंतर आणविक, जो अणुओं के मध्य वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। गैसों की विसरणशीलता सर्वाधिक होती है, अर्थात गैस तेजी से विसरित होती है। गैसों की विसरणशीलता सर्वाधिक होती है, अर्थात गैस तेजी से विसरित होती है। समझ गए कैसे, तेजी से विसरित कैसे, यानी कि फैलना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो गुब्बारा, आपने क्या ले लिया, गुब्बारा, उस गुब्बारे के अंदर डाल दो पानी, फिर उसके छेद कर दो, तो गुब्बारे में से पानी कैसे निकलेगा, धीरे 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 गुब्बारा वो खाली हो जाएगा, मतलब एकदम से खाली नहीं होगा। और गैस या उसमें कुछ भी है, हवा भरी हुई है ना, तो जैसे टक कर दिया ना, वो एकदम से गैसें बाहर निकल जाती है। मतलब गैसों का, चलो इससे नहीं, तो आप दूसरा कुछ भी एग्जाम्पल दूसरा देख लो, ठीक है, कि जहां से भी कहीं छेद मिला ना, वहां से गैस कितनी स्पीड से बाहर निकलती है, कहीं से। मान लो किसी पात्र में गैस भरी हुई है, उसके कहीं छेद हो गया, तो उससे गैस बिल्कुल इतनी स्पीड से बाहर निकलती है, मतलब विसरणशीलता सर्वाधिक होती है। गैस का बाहर निकलना उससे मतलब विसरणशीलता सर्वाधिक होती है। अपन एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, ग्राम का विसरण नियम, उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो गैसों की विसरणशीलता सर्वाधिक होती है, अर्थात गैस तेजी से विसरित होती है, यानी कि तेजी से फैलती है, तेजी से फैलती है, ठीक है। यहां लिख लेना भले, तेजी से फैलती है, ये यहां पे बाहर निकलती है, ठीक है। हाँ, गैसों की प्रसार सीमा, प्रसार यानी कि फैलना, प्रसार सीमा अनंत और संपीड़ितता उच्च होती है। यानी कि कोई गैस है, गैस को आपने रूम में छोड़ दिया तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी,
गैस कहीं छोटी सी लीक होती है, जैसे कि रूम के किसी कोने में कुछ चीज लीक हो गई तो पूरे रूम में फैल जाता है। तो गैसों की प्रसार सीमा अनंत होती है। और संपीड़ित यानी कि गैसों को दबा के किसी एक जगह इकट्ठा कर लो तो वो भी उच्च होती है, कि आप उसको आसानी से गैसों को इकट्ठा करके एक पात्र में दबा भी सकते हो। ठीक है, तो वही बात है, गैसों की प्रसार सीमा अनंत और संपीड़ितता कैसी होती है? उच्च होती है। दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे तो दाब बढ़ाने पर संपीड़न के कारण गैस का आयतन घट जाता है। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हो तो संपीड़न के कारण गैस का आयतन घट जाता है। ठीक है ना। चलो, गैसें सभी दिशाओं में समान दबाव उत्पन्न करती है। किसी पात्र के अंदर गैसें भरी हुई है, कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर गैसें भरी हुई है, गैसें सभी दिशाओं में समान दाब उत्पन्न, इस दिशा में समान दाब, इसमें भी दाब, इसमें भी दाब, सभी दिशाओं में समान दाब उत्पन्न करती है। पात्र की सभी दीवारों पर गैसें समान दबाव उत्पन्न करती है। गैसें अपनी प्रकृति पर निर्भर करते हुए समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी जैसे वायु की विभिन्न गैसों का, वायु है जो क्या है, विभिन्न गैसों का क्या है, समांगी मिश्रण। वायु है वो क्या है, विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है। तो गैसें क्या आसानी से समांगी मिश्रण बनाती है। ठीक है, बात क्लियर। उच्च दाब व निम्न ताप गैसों को ताप पर, या लिख लेना उच्च दाब व निम्न ताप पर। ठीक है, हाँ ये लिख लेना। उच्च दाब व निम्न ताप पर गैसों को द्रवीकृत किया जा सकता है। द्रवीकृत यानी कि लिक्विड में बदला जा सकता है। गैस है, कोई गैस है, पात्र में क्या है, गैस है। अब इसको अपन क्या करें, उच्च दाब देंगे, उच्च दाब दे दिया। ठीक है, उच्च, बाहर से उच्च दबाव और निम्न ताप, इसका जो ताप है वो बहुत न्यूनतम कर लिया तो क्या होगी, जो गैसें है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। गैसें कैसे बदल जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। समझ गए। तो उच्च दाब व निम्न ताप, उच्च दाब, दाब यानी कि दबा दिया, ताप भी कर दिया कम, तो क्या हो गया, द्रवीकृत, द्रवीकृत यानी कि लिक्विड में चेंज होना, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। बात क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे। अब पॉइंट नंबर 9 है गैसों के मापनीय गुण। गैसों के कुछ मापनीय गुण, उनकी बात करते हैं। तो मापनीय गुण में पहला है आयतन, क्योंकि गैसों के कौन कौन सी गुण अपन माप सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेन जो अपने काम में भी ज्यादा आएगी, ठीक है, और जिनको समझना भी जरूरी है। पहला तो आयतन। तो आयतन आपको पता है कि तो गैसों के मापनीय गुण में आयतन है। तो देखो आयतन के बारे में क्या है, गैसों को जितना आयतन या जगह उपलब्ध होती है, गैसों को जितना आयतन या जो भी जगह उपलब्ध होती है उस पूरी जगह में वो फैल जाती है, सीधी सी बात है। अतः उनका आयतन वही होता है जो उस पात्र का है जिसमें ये रखी है। सिंपल सी बात है। आयतन को अपन लीटर, मिलीलीटर, लीटर, मिलीलीटर, घन मीटर, घन मीटर यानी कि ये मीटर क्यूब है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, घन मीटर। क्या मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब। तो इस मीटर क्यूब को अपन ने बोला घन मीटर, और सेंटीमीटर क्यूब सीएम, तो इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो आयतन को लीटर, मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर, ठीक है, घन मीटर या घन सेंटीमीटर में प्रदर्शित करता है। अब देखो इनमें आपस में क्या क्या संबंध होता है। 1 मीटर क्यूब यानी कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब यानी कि जो 1 घन मीटर है, इस 1 घन मीटर में, 1 घन मीटर में क्या होता है, 1000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर। ठीक है,
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई क्या है, वर्गाकार पानी की टंकी है। वर्गाकार पानी की कोई टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मीटर है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि वो 1000 लीटर बराबर किसके है, इस 1 इंटू 1 मीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब के बराबर है। बात समझ गए? ये मैंने क्या बताया? ठीक है, कि आपके पास कोई वर्गाकार टंकी है, वर्गाकार, ठीक है, मतलब वर्गाकार यानी कि जो जैसे घन, कहने का मतलब ये घन जो बनता है ना, दो चीजें होती है भाई। आप मतलब उसमें, मेरे कहने का मतलब है 3D का, आप उसमें 2D में पहुंच जाओगे। सर जी वर्गाकार टंकी कैसे? कहने का मतलब भाई जो वर्ग होता है, वर्ग के वो पोर्शन लेके क्या बनता है अपना, ये बनता है घन बनता है, एक बनता है घनाभ बनता है। ठीक है, तो आप इसको समझ लो कि ये क्या घन है, ठीक है, घन। तो इसको मतलब चलो इस हिसाब से बताऊं मैं आपको। हाँ, ये कोई टंकी है, कैसी है, घन के आकार की टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंथ विड्थ और हाइट 1 यानी कि 1 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 यानी कि ये क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब। और इसमें अगर आप पानी डालोगे, इसमें यदि आप पानी डालोगे तो इसमें आपके 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसमें आपके 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो 1000 लीटर पानी आ सकता है, तो पानी कितना है, 1000 लीटर। और वैसे इसका जो आयतन है वो कितना होता है, 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो साफ बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये इन्होंने जब एक्सपेरिमेंटल टाइप में अपन देखो तो तब भी ऐसी ही चीज होती है सामने। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब का कोई पात्र है तो उसमें 1000 लीटर क्या जो भी है, लिक्विड है या फिर गैस है तो गैस है, वो आ सकता है। और क्लियर, इसको आप बना लेना डायग्राम वगैरह, ये चीजें लिख लेना साइड में। ठीक है, हाँ, मैं तो इसलिए मिटा रहा हूं ताकि नोट्स सही ढंग से बने रहे, ताकि आपकी नोट्स नहीं मिल जाए। मेन बात ये है, तभी मैं आजकल ज्यादा काट पीट वो नहीं करता उसमें। ठीक है, ताकि आपको शुद्ध रूप से बिल्कुल साफ साफ नोट्स मिले। तो 1 मीटर क्यूब 10³ लीटर यानी कि 1000 लीटर, वही तो वही है 10³ लीटर यानी कि 1000 लीटर। अब देखो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ये मिली वाला तो कॉन्सेप्ट आप समझ ही लो कि भाई 1000 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। 1000 मिली यानी कि जो मिली है, मिली मतलब क्या होता है, 10³ -3। ठीक है, तो यानी कि वही 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, बात क्लियर? अब देखो सर जी कैसे, अब इसको ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से इसको चलो इसका पोस्टमार्टम करवाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर, आपके लिखा 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर, अब देखो मिली मतलब क्या होता है, मिली मतलब होता है 10³ -3। तो 1000 m की जगह क्या लगोगे, 10³ -3 लीटर था ये गुणा में, तो 10³ घात वाला ये आपस में मिलकर कैंसिल हो कितना 1 हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर 1 लीटर साबित हो गया ना अपने। ठीक है, तो ये चीज है। फिर एक मतलब साथ में एक चीज दी हुई है कि आपस में 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, और 1000 लीटर बराबर 10⁶ मिलीलीटर।
क्योंकि 1000 लीटर में इस 1 लीटर की जगह 1 लीटर की जगह आप क्या लिख लोगे, जैसे कि ये इस लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिखो, तो ये क्या होता है 10 की घात 6 मिलीलीटर। उसी प्रकार 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब में भी बदल सकते हो, सीएम क्यूब, और 10 की घात 3 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर घन डेसीमीटर, उसमें भी बदल सकते हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखना मेन, ठीक है। इनको आप बदल के ये घर पे थोड़ी बहुत इनकी प्रैक्टिस भी करना, और मेनली आपको ये तो पता होना चाहिए, ये बाकी का तो भूल जाओ। ये 3 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 3 लीटर बराबर 10 की घात 6 मिलीलीटर, यानी ये यहां से जो चीजें आई, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब जैसे कि आपको दे दिया एग्जाम में कि 600 ml, अब आपको वहां पे उसमें सवाल में किस में लेना है, लीटर में लेना, क्या कर दोगे, 1 से भाग कर दोगे, 0.6 लीटर, 0.6 लीटर। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। बात क्लियर? चलिए, थोड़ा बहुत ये चीजें ऐसी है कि मतलब मैं आपको याद नहीं करवा सकता, रटवा नहीं सकता, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बदलोगे लिखोगे वगैरह तब जाके होगी, ठीक है। हाँ, इसमें मेरे 100 बार बताने से भी मतलब ये चीजें मतलब आपके माइंड में सेट, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें बदलोगे नहीं, करोगे नहीं, ऐसे इसको पूरे को चेक करो, वेरीफाई करोगे सर ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, पूरा लिखो, और उसके बाद देखो अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जहां पर मतलब मीटर है वहां पर मैं 100 लगा दूं, 100 सीएम लगा दूं, उस हिसाब से कैसी चीजें चेंज होती है वो आपको सारा देखना पड़ेगा। बात क्लियर? चलो, नेक्स्ट आता है ताप। आयतन के बाद नेक्स्ट जो मापनीय गुण है वो क्या आता है, ताप आता है। तो ताप क्या होती है, आपको पता है गैसें ताप बढ़ने पर फैलती है। जब गैसों को उष्मा मिलती है ना, उसमें ऊर्जा उष्मा मिलती है, तो गैसें रैंडमली पागलों की तरह फैलती है, मतलब ठीक है, पागलों की तरह ऐसे भागती है। तो गैसें ताप बढ़ने पर फैलती है। ताप की 3 इकाइयां हैं मेनली, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। ताप की 3 इकाइयां है, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। इसमें जो केल्विन है वो होती है एसआई इकाई, जो एसआई इकाई है वो क्या होती है, केल्विन। तो फिर दूसरे होते हैं सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक। अपने जो संबंध होता है वो मैं बता देता हूं, केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या संबंध होता है, सेंटीग्रेड में आप 273.15 जोड़ना पड़ेगा। कोई भी ताप सेंटीग्रेड में दिया हुआ उसमें 273.15 जोड़ोगे तब वो किसमें निकल के आ जाएगा, केल्विन में। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में संबंध तो C/5 F-32/9, C/5 F-32/9, ठीक है। ये तो मतलब सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो। एक चीज आपको ध्यान है, ये बहुत बड़ी चीजें पूछी भी गई है, एक ऐसा ताप है -40, -40 ऐसा ताप है जो सेंटीग्रेड में भी -40 होता है और फ़ारेनहाइट में भी -40 होता है। देख लो कैसे, अगर ये C की जगह -40 लिख दो बटा 5 लिख दो, और यहाँ पर भी देखो F की जगह -40 -32/9, ठीक है। ये देखो -8 और ये 72, ये भी -8, यानी कि अब सेंटीग्रेड -40 है तो फ़ारेनहाइट -40 में आएगा, फ़ारेनहाइट -40 है तो सेंटीग्रेड -40 में आएगा। यानी -40 ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में समान होता है। ये ध्यान रखना, याद रखना बहुत बार, भले क्या अपने लैब शीट में तो नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का सवाल, लेकिन जो आपके नॉन टेक वाले जो एग्जाम है, बाकी की एग्जाम कोई भी आप एग्जाम दो, वहां आपको डायरेक्ट भी ये सवाल मिल सकता है कि ऐसा कौन सा ताप है तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, तो -40 होता है। अब आपके लिए रामबाण, सबसे इंपॉर्टेंट बात है खोपड़ी में बिठा लेना, खोपड़ी में बिठा लेना कि सभी सूत्रों में ताप को केल्विन में ही लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर कोई भी फॉर्मूला हो, सूत्र हो, जहां पर आपको लिखा हुआ कि भाई 4x T/2 ऐसा कुछ भी मान लो, कहीं पर भी, तो जहां पर ये T आप लोगे ना, सदैव किस में लोगे,
केल्विन में, सभी सूत्रों में ताप को केल्विन में ही लिया जाता है। ठीक है, सभी सूत्रों में ताप को केल्विन में ही लिया जाता है, तो केल्विन में ही लेना है सभी सूत्रों में। ठीक है, आपको कुछ सूत्र ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें केल्विन में नहीं लिया जाता, तो वो ऐसे होंगे जहां पर T1 और T1 माइनस T2 यानी कि तापों का क्या होगा, अंतर होगा। और जहां अंतर है तो वहां तो चीज देखो जब आप कोई चीज आपको सेंटीग्रेड में दी हुई है, ठीक है, तो जब आप ताप का अंतर निकालते हो तो आप 10 में मान लो 273 जोड़ दिया और आपने 20 में 273 जोड़ दिया, तो भले या तो 10 में 273 जोड़ के और 20 में 273 जोड़ के उसके बाद उनका निकालो डिफरेंस, तो भी बात वो की वो है। 10 और 20 का निकालो डिफरेंस, तो भी बात वो की वही है। तो इसलिए वो मामला यहाँ पर चल जाता है। ये तो नॉर्मली आपको सारी चीजों को केल्विन में ही रखना है। किसमें रखना है? केल्विन में। ठीक है, बात क्लियर? तो ये खोपड़ी में ही रखना बात की आप चीजें भूलो ही मत। जहां पर भी फॉर्मूले में रखना है, सभी सूत्रों में ताप को केल्विन में ही रखना है, ताप को केल्विन में ही लिया जाएगा। अब आता है दाब। तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल। दाब की भी वैसे तो बहुत सारी इकाई है, दाब की जो एसआई इकाई होती है, एसआई वो क्या होता है? पास्कल। और पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, बिल बटा बिल बल, बिल नहीं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल किसमें होता है? न्यूटन में। और क्षेत्रफल किसमें होता है? मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। जो आयतन होता है वो मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, तो लंबाई मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब में। तो देखो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो जो अपना पास्कल है, जो ऐसा ही होती है वो क्या पास्कल होती है। वो पास्कल बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं पास्कल। दूसरी जो इकाइयां होती है, अन्य इकाई होती है एटीएम। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एमएम ऑफ एचजी, जो पारा है, पारा के कितने वो एमएम छड़े, उसके साथ फिर टोर और बार। अब इनमें आपस में क्या संबंध होता है? तो एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल बराबर 760 एमएम ऑफ एचजी बराबर 760 टोर बराबर 1.013 बार। अब ये चीज, ये लाइन पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। तो खोपड़ी में बिठा लो, इसको भली रट लो, इसको भली रट लो। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई भी सवाल पूछ लिया, जहां पर मान लो आपको कोई भी चीज है वो आपको बार में दी हुई है कि ठीक है, मान लो आपको बार में दिया हुआ है और आपको चेंज किस में करना है? आज को पीए पास्कल में, पास्कल में चेंज करना है। तो आप कौन सा संबंध काम में लोगे? 1.013 इंटू दो चीजें उसमें से बाहर निकाल लो, पास्कल बराबर 1.013 बार। तो 1.013 से 1.013 कैंसिल, यानी कि क्या आ गया? एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल वही हुआ। ठीक है, तो बस एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल, ऐसे बदलना है। तो आपको जिन भी दो में संबंध चाहिए उन दो को यहां से उठा लो, उठा लिया और सिंपल सी बात है, उसको चेंज कर लिया। जैसे कि 1 एटीएम है तो 1 एटीएम बराबर 760 एमएम ऑफ एचजी। अब आपको दे दिया, मान लो कि 760 का दुगुना दे दिया, 760 का दुगुना दे दिया। ठीक है, फिर क्या करोगे? तो वो क्या हो जाएगा? 2 एटीएम हो जाएगा। ठीक है, एमएम ऑफ एचजी और टोर में संबंध हो तो सेम ही है, 1 एमएम ऑफ एचजी बराबर 1 टोर, क्योंकि जब इनको बराबर रखोगे 760 से 760 कैंसिल, 1 एमएम ऑफ एचजी बराबर 1 टोर। तो आपको जिन भी दो में चीजें चाहिए वो आपको यहां से देखो। मैक्सिमम जो एग्जाम में बार बार जो सामने आते हैं, एक तो बार आता है और ये पास्कल और ये एमएम ऑफ एचजी, वैसे ये भी आता है 1 एटीएम भी। ठीक है, वैसे टोर बहुत आपको दिखने को मिले, शायद ही दिखने को मिले, बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी बार और पास्कल तो आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपस में संबंध होता है, इस तरीके से आप बदल सकते हो। चलिए अब पढ़ते हैं गैसों के लिए। अब पढ़ते हैं
गैसों के नियम सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट। तो गैसों के नियम क्या है? पहले तो आप देखोगे सर जी गैसों के नियम क्या है। तो जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने जो गैसों के ताप, दाब, आयतन और जो द्रव्यमान है उनके मध्य विभिन्न संबंध निकाले। किसी ने कोई संबंध दे दिया, किसी ने कोई संबंध दे दिया, तो उन्होंने क्या निकाला, अलग अलग संबंध निकाला। तो जो 3-4 जो 5-6 वैज्ञानिकों ने जो काम किए उनके जो संबंध जो निकल के सामने आए उनको बोल दिया गैसों के नियम। उनमें जो सही था उसको ले लिया और उसको बोल दिया गैसों के नियम। तो गैसों के नियम ताप, दाब, आयतन और द्रव्यमान के मध्य विभिन्न संबंध होता है, वो होता है गैसों के नियम। गैसों के नियम में जो पहला नियम है वो है बॉयल का नियम। गैसों के नियम में जो पहला नियम है वो किसका है? बॉयल का नियम। ये क्लास आने में थोड़ी देरी भी इसलिए हुई क्योंकि सारा लिखा हुआ था, गड़बड़ी ऐसी हुई कि सारी फाइल ही डिलीट होगी। ये सब मैंने खुद की हैंड राइटिंग में लिखा था, फिर इसको चेंज करके मुझे जल्दी जल्दी में यही छापना पड़ा मेरे से। बॉयल का नियम। अब देखो बॉयल का नियम क्या कहता है? नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान, बॉयल का नियम कहता है नियत ताप पर, हाँ सर जी ताप फिक्स हो गया, चलो किसी निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान यानी कि कोई गैस है, मैंने कहा कि इस गैस का कोई निश्चित द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान निश्चित है, इसका मतलब क्या है? उसके मोल भी फिक्स है, यानी जो मोलों की संख्या कि भैया इस गैस के इतने मोल है, बस फिक्स है, 10 मोल है तो 10 मोल, बस चलो गैस फिक्स होगी इतनी, 10 मोल की गैस। तो वही नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान मोलों की संख्या वाली गैस का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि V व्युत्क्रम में किसके होता है? 1/P के। जो आयतन है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आयतन V है वो दाब P के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता कब है? जब T एवं N नियत हो, यानी कि ताप और N क्या है? मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। तो जहां पर T एवं N दो चीजें नियत हो, मान लो कि T और N फिक्स है, तो जो गैस का आयतन है वो क्या है? उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही आपने ये साइन हटाओगे तो क्या आ गया? K आ गया बराबर K बटा P, V बराबर K बटा P। यहां से क्या हो गया? VP बराबर K, VP बराबर K। K क्या नियतांक है? K तो क्या नियतांक है? K क्या आपके K क्या है? नियतांक। तो यहां से VP बराबर K आया, तो यहां से इसको अपन दूसरे शब्दों में और बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा, कि भाई स्थिर ताप है, स्थिर ताप पर यानी कि T नियत गैस की निश्चित मात्रा यानी कि जो मोल की संख्या है N नियत, ठीक है। तो उस पर जो मात्रा का आयतन और जो दाब का जो गुणनफल होता है, आयतन V और दाब है वो P, इसका गुणनफल K नियतांक के बराबर होता है, K नियतांक के बराबर होता है। तो कहने की बात ये हुई कि भाई स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब का गुणनफल स्थिर होता है। हाँ, तो यहां से क्या चीज निकल के आई अपने सामने ये निकल के आया कि जब किसी गैस का ताप और N मोलों की जो संख्या है वो यदि ताप और N मोलों की संख्या वो यदि नियत, उनको फिक्स कर दिया जाए, तो जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सारी चीज समझ गए। यहाँ पर V क्या गैस का आयतन होता है, P गैस का दाब होता है, T गैस का ताप होता है और N गैस के कुल मोल। सारे सिंबल, V आयतन, P दाब, T ताप और N गैस के कुल मोल, ठीक है। चलिए, तो Vp इक्वल टू K। तो दो बातें बोल सकते हो, V व्युत्क्रम में P के, तो इसको आप इस हिसाब से बोल सकते हो कि भाई नियत ताप पर जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये
कि V और P का जो गुणा है, गुणनफल, वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो दो बातें बोल सकते हो, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए अब देखो, इस हिसाब से आप देखोगे Vp इक्वल टू K, तो मैंने माना कि भाई पहली स्थिति क्या थी, पहली स्थिति थी जब दाब P1 था और आयतन V1 था, उसके बाद मान लो दाब P2 हो गया, आयतन V2 हो गया, फिर मान लो दाब P3 और आयतन V3, तीनों ही केस बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों ही आपस में किसके बराबर है, K के बराबर है। यहां से आप ये देखोगे, जब ये तीनों ही बराबर कैसे होंगे, देखो तीनों ही आपस में किसके बराबर है। फिर बात करूं P1 V1 तो भी K होगा, P2 V2 तो भी K, P3 V3 तो भी K है। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, P1 V1 बराबर P2 V2 P3 V3 ऐसे। ठीक है, अब मान लो जैसे कि मैंने दो संबंध ले लिए, यहाँ से क्या ले लिए, दो संबंध ले लिए। चलो भले इसको P3 V3 को ना भी लिखो, तो चलो अपन दो के हिसाब से चलते हैं। तो अपन दो संबंध P1 V1 बराबर P2 V2, तो यहां से देखो P1 बटा P2 बराबर V2 बटा V1, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो आपको यदि कोई भी गैस है, इसके उसके पहले का आयतन, ठीक है, और पहले का दाब दिया हुआ है, फिर आपके दूसरी स्थिति में उसका दाब दिया हुआ, तो आयतन निकाल सकते हो, आयतन दिया हो तो दाब निकाल सकते हो, यानी कि इन चार में से कोई भी तीन चीजें दी हुई हो तो एक चीज निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब एक चीज और निकल के आती है, घनत्व, डेंसिटी। अब देखो किसी भी वस्तु का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन m बटा v। इस v की जगह मैंने क्या लिख दिया, k बटा p, v की जगह मैंने लिख दिया ये k बटा p, k बटा p लिखा, k यहाँ लिखा, p आ गया ऊपर, यहां से क्या हो गया, m तो क्या है, द्रव्यमान है, वो भी नियत है, m गैस का द्रव्यमान, वो भी नियत है, मोलों की संख्या, k वो इस तरह की है ही है, तो d समानुपाती हो गया p, यानी कि जो घनत्व होता है गैसों के निश्चित द्रव्यमान का घनत्व दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि गैसों के निश्चित द्रव्यमान का जो घनत्व है d, वो दाब के समानुपाती होता है। तो एक संबंध और आ गया, तो ये भी क्या है, बॉयल का नियम ही है, ध्यान रखना। अब जैसे कि आपको तीन सेंटेंस दे दिए एग्जाम में तीन सेंटेंस दे दिए कि बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट बॉयल का नहीं है। एक स्टेटमेंट ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, तो ये भी बॉयल का स्टेटमेंट है। तो सारी चीजें घुमा फिरा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना बॉयल क्या कहता है और उससे क्या चीजें निकल के आ सकती है और उसको किस शब्दों में कहा जा सकता है, वो भी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं न्यूमेरिकल कि 10 एटीएम वाली गैस के पात्र का आयतन उसी ताप पर दुगुना कर दिया जाए तो गैस द्वारा पात्र पर नया दाब क्या होगा। ये कह रहा है 10 एटीएम वाली गैस के पात्र का आयतन उसी ताप पर, ताप नहीं बदला, ताप नियत रखा है, उसी ताप पर दुगुना कर दिया जाए तो गैस भी उतनी है। तो साफ बात है क्या लगेगा, बॉयल का नियम लगेगा, और बॉयल के नियम के हिसाब से आपको पता ही है P1 V1 बराबर P2 V2। अब कह रहा है कि 10 एटीएम है, ठीक है, देखो आपके पास क्या क्या चीजें है, P1 है, P1 बराबर आ गया 10 एटीएम, P1 बराबर 10 एटीएम, गैस के पात्र का आयतन उसी ताप पर दुगुना कर दिया, आयतन दुगुना कर दिया जाए, यानी कि जो V2 यहां से क्या आ गया संबंध, V2 इक्वल टू 2V1। ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब आपको निकालना P2, तो नया दाब क्या होगा, तो नया दाब क्या होगा लिख लो, P1 की जगह 10 आ गया इंटू V1, और जो P2 की जगह P2 है ये, और V2 की जगह क्या लिख दो, 2V1 लिख दो। यहां से देखो V1 से V1 हो गया कैंसल, और P2 बराबर क्या आ गया, P2 बराबर आ गया 10/2 यानी कि 5 एटीएम। 5 एटीएम कहने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया है, पात्र का आयतन उसी ताप पर आयतन को दुगुना कर दिया, तो दाब क्या हो गया, आधा हो गया, दाब क्या हो गया, आधा हो गया। बात क्लियर, P2 बराबर 5 एटीएम। अब है बॉयल नियम का ग्राफीय निरूपण, कि ग्राफ के रूप में बॉयल नियम को कैसे समझेंगे वो बात करते हैं। बॉयल नियम का ग्राफीय निरूपण देखिए,
बॉयल के एक तो आप पी एंड वी के मध्य खींच सकते हो ग्राफ, तो पी एंड वी के मध्य खींचोगे ग्राफ तो क्या क्या आएगा आपको पता है? संबंध क्या है आपके पास? संबंध बराबर संबंध है पी वन अपन वी, यानी कि जब v लगभग 0 होगा, जितना कम हो तो p हाईएस्ट होगा, तो देखो ये ऐसे होगा, और जब p ये लगभग 0 की तरफ होगा तो v क्या होगा? हाईएस्ट v, यानी कि v इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इस साइड जाएगा, तब ये p का मान नीचे होगा, यानी ग्राफ किस साइड का होगा? ऐसे। ग्राफ कैसे होगा? ऐसे। भाई वही है v टेंड्स टू, अगर मान लो मैं v टेंड्स टू इंफिनिटी, आयतन अनंत की तरफ जा रहा है, तो दाब क्या होगा? P टेंड्स टू 0, P टेंड्स टू 0, तो P देखो यहाँ नीचे है, ये यहाँ वाली स्थिति होगी। और अगर यहाँ वाली स्थिति की बात करें तो V0, V टेंड्स टू 0, P टेंड्स टू इंफिनिट, P अनंत की ओर जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, और इसको बोलते हैं अपन अति परवलयकार ग्राफ। ठीक है, अति परवलयकार ग्राफ, हाइपरबोला। ठीक है, अब इसको जो एक नाम देते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो है समतापी वक्र, आइसोथर्म। ये बात खोपड़ी में डाल देना, ये कैसा वक्र है? समतापी वक्र है, आइसोथर्म। सर जी समतापी वक्र कैसे हुआ? क्योंकि ये जो वक्र बना है ये बना कब स्थिति में? नियत पी पर, सॉरी नियत टी पर, समताप पर। ये क्योंकि ये वक्र जो घूम रहा है, आप क्या कर रहे हो? दाब और आपके यहाँ पर, आप यहां से यहां जैसे कि इसके सारे घूम रहे हो, तो आपके पी और वी में चेंज हो रहा है, दाब और आयतन में चेंज हो रहा है, टी समान रहना है, टी में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा, तो ये इसलिए क्या? समतापी वक्र। तो बॉयल के नियम में कौन सा वक्र आता है? समतापी वक्र। बॉयल के नियम में कौन सा वक्र बनता है? समतापी वक्र। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो ये आपके संबंध हो गया पी और वी में। ये आपने ग्राफ किसमें मतलब बनाया है? पी और वी में बनाया है, पी और वी में बनाया है। ठीक है, अब देखो, अब अपन खींचेंगे ग्राफ P और 1/V के मध्य, P और 1/V। अब देखो P और 1/V, तो ये सीधा किस 1/V और P आपस में क्या होता है? समानुपात में होते हैं। मान लो 1/V बराबर x, माना आपने 1/V बराबर x, तो P समानुपाती क्या होगा? x होगा। ये क्या बनेगा? सरल रेखा y इज इक्वल टू mx वाली। ठीक है, y इज इक्वल टू mx वाली क्या बनेगी? ये सरल रेखा बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू mx वाली सरल रेखा बन जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप इस हिसाब से देखोगे, y इज इक्वल टू mx वाली ये सरल रेखा बन जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको आप p इज इक्वल टू kv लिख लिया मान लो, p इज इक्वल टू ये जो समानुपात निशान हटा के क्या क्या के आगे नीता गया, तो के वी। तो यहां से y क्या है? p है, और x क्या है? 1/v। तो आपको जो ग्राफ है वो क्या हो जाए? y इज इक्वल टू mx, और y इज इक्वल टू mx क्या? तो सरल रेखा होती है, और सरल रेखा में क्या होता है? ये ढाल होता है जो थीटा, तो ये थीटा है, तो जो आपका m है, m क्या होता है? tan थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा? k। m बराबर क्या हो जाएगा? k। ये क्या होता है? ढाल होता है। ये क्या होता है? ढाल। ये क्या होता है? ढाल होता है। ठीक है, इसको ऐसे ही सही ढंग से थोड़ा सा k पर भी, अब उन्हें तुलना y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx वाला जो समीकरण होता है वो ऐसे होता है, y x, ये होता है ढाल tan थीटा, ये थीटा होता है, तो इसको ये थीटा होता है, यहाँ वाला ये थीटा होता है। कौन? ये समीकरण होती है y इज इक्वल टू mx, यहाँ पर ये थीटा होता है, तो जो ढाल को बोलते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, m बराबर tan थीटा। बात क्लियर? तो ये सरल रेखा आ जाती है। ये क्या बन जाती है?
सरल रेखा। तो पी एन 1/v के मध्य जो ग्राफ है वो ये सरल रेखा बन जाता है। ठीक है, तो ग्राफ अलग अलग स्थिति में बन सकते हैं, अलग अलग स्थिति में बन सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे कि बहुत बार आपको ग्राफ पीवी और वी के मध्य भी आ सकता है, जैसे कि पीवी, एक साइड तो लिख देंगे पीवी और वी के मध्य सर जी ग्राफ बनाओ, तो उस केस में क्या होगा, पीवी तो क्या नियत होता है, वी को आप बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, पीवी नहीं बदलेगा, पीवी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, ये हो गया सरल रेखा। तो ये समतापी वक्र होता है, इसका शेप किस टाइप का होता है, अति परवलयाकार, और ये पी और 1/v में सरल रेखा, पी और 1/v में सरल रेखा। ठीक है, चलिए जैसे मैंने कहा ना, मान लो मैं आपको इसका ग्राफ पूछ देता बॉयल का ही, कि बॉयल से संबंधित आप तैयार कीजिए जो अपना ग्राफ है पीवी और वी में। ठीक है, दूसरा पीवी और पी में। तो अब देखो पीवी, पीवी तो क्या नियत होता है, आपको पता ही है, पी और वी का गुणा नियत होता है, तो अब कोई भी चीज बदलो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो पीवी है वो क्या नियत है, नियत यानी कि जितना मान इसका हो गया उतना ही रहेगा, वी का मान आप भले कितना भी बढ़ाओ घटाओ, ये पीवी क्या रहेगा, नियत रहेगा। उसी प्रकार पीवी और पी के मध्य ग्राफ, तो ये भी जैसे कि पीवी जितना हो गया उतना का उतना ये नियत रहेगा आगे, कि पी को बढ़ाओ घटाओ, तो ये इस हिसाब से। तो ये भी चीजें आपको आप लिख लेना साइड में। ठीक है, मैंने भले नोट में शामिल नहीं किया, ठीक है, या फिर हालांकि चलो लिख ही लो इसको सही ढंग से। बॉयल के नियम के ये ग्राफ है, ये भी आपको पूछ सकते हैं कैसे भी। एक मिनट, पीवी व वी में ग्राफ, पीवी व पी में ग्राफ, पीवी और वी में और पीवी और पी में। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है चूंकि पीवी बराबर नियत होता है, पीवी बराबर क्या होता है, नियत होता है हमेशा, बॉयल के हिसाब में पीवी बराबर नियत होता है। ये कब होता है, कब होता है, जब ताप T, जब ताप T और N नियत हो। ठीक है, जब T और N नियत हो, तो पीवी बराबर नियत है, तो V का मान आप जो भी बढ़ाओ, P बढ़ाओ घटाओ, P का जो मान फिक्स है, माना P का मान कितना इतना है, P का मान इतना ही रहेगा, आप भले V को भले बढ़ाते जाओ लेकिन P का मान ऊपर नहीं जाएगा, उसी लेवल पे रहेगा। इसी प्रकार इस दाब के साथ भी E की लाइन बनी रहेगी। समझ गए। अब जैसे कि एग्जाम में इस ग्राफ को यदि उल्टा भी दे दे कि सर जी आपको मान लो ऐसे दे दिया, यहाँ पे दे दिया PV और यहाँ दे दिया P, इस केस में क्या होगा, आपका P, आप इसको इस V को जितना भी बढ़ाओ, इस VP का जो मान आ गया एक बार, वो ऐसे ये लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, क्योंकि पीवी फिर नहीं बढ़ेगा आगे, पीवी नहीं बढ़ेगा, जिस प्रकार पीवी इस साइड नहीं बढ़ रहा आगे, उसी प्रकार इस साइड नहीं बढ़ेगा। यदि आपने ग्राफ को उल्टा ले लिया कि पी को यहां ले लिया वाई अक्ष पर और पीवी को नीचे ले लिया, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर। चलो अब भिन्न भिन्न तापों पर वक्र,
जो अपन दो वक्र देखे P और V के मध्य और P और 1/V के मध्य, उसको भिन्न भिन्न ताप पर मतलब कैसे, भिन्न भिन्न ताप पर मतलब कैसे, देखो आपने क्या किया है, पहले ताप ले लिया T1, फिर आपने P और V को बदला, फिर ताप लिया T2, फिर आपने P और V के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, फिर ताप ले लिया T3, फिर आपने P और V के मध्य वो खींच लिया ग्राफ। ठीक है, तो देखो इस केस में ये बनेगा ग्राफ कैसे, ऐसे, जैसे कि ताप T1 है तो ग्राफ ऐसे, तो T2 वाला ग्राफ है वो इससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा, T3 वाला ग्राफ है तो इससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों, कारण क्या है, जहां पर T3 बड़ा होगा T2 से और T2 बड़ा होगा T1 से। इसका देखो कारण ये होता है कि जब आपके जो गैसीय समीकरण आएगी PV = nRT में, PV = nRT में, ठीक है, ये होती है समीकरण भाई, PV = अब देखो मान लो मैं कोई लाइन खींचता हूं यहां से, ध्यान से देखना हो क्योंकि मैं इसको फिर बाद में निकाल दूंगा वापस, या तो नहीं चलिए, ये P, अब P सेम है, P हो गया सेम, सेम P पर बात करते हैं अपन, सेम P पर बात करते हैं, तो P सेम हो गया। अब ये P इस वाले वक्र में कहां टच हुआ है, यहां पर, तो ये आ जाएगा आपके V1, V1, ठीक है। इस वाले वक्र में ये V2 और इस वाले वक्र के साथ हुआ टच हुआ तो आया V3, और यहां से देखो आपके V3 बड़ा है तो देखो P फिक्स है, V3 हो गया, P फिक्स है, P फिक्स है, चलो P को बोल जाओ, N फिक्स है, R नीतांक है, तो V बड़ा होगा, V यहां से क्या हो गया, V3 बड़ा हो गया, V3 बड़ा हो गया V2 से और V2 बड़ा होगा V1 से, तो साफ बात है T3 बड़ा होगा T2 से और T2 बड़ा होगा T1 से, ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें आई है। सेम टू सेम चीज आप यहां पर भी करके देख सकते हो, जब आपके ये जो ग्राफ है तो मान लो Pn 1/V के मध्य हो तो लाइन कैसी आएगी, सरल रेखा आएगी, जैसे कि आपने ताप T1 पर वो खींची सरल रेखा, वो यहां पे आई, ताप T2 पर आपने सरल रेखा बनाई तो वो यहां आई, ताप T3 पर कहां आई, यहां आई। इसका भी चलो अपन पोस्टमार्टम करें, देखो मैंने सेम P ले लिया, सेम P पर मैंने इसको, हाँ इसको देखोगे ये टच होगा, ये V1, ये नीचे लाएगा V2, ये वाली लाइन P वाली लाइन V3, सेम टू सेम यहां पर भी देखो चीज वही हुई है, ठीक है, यानी कि एक मिनट, ये 1/V1, क्योंकि अपन 1/V1 में बात करते हैं, 1/V2, ये वाली अक्ष क्या है, 1/V है ना, ये 1/V3, ठीक है, तो ये देखो 1/V3, ठीक है। मिस्टेक अपन पकड़ लिए, रुकिए एक मिनट, आपने किसी ने ध्यान नहीं रखा, ध्यान क्या रखना था, देखिए थोड़ा सा ध्यान फोकस होना चाहिए, तो फिर अपना इस संबंध ही गलत। अब देखो P जब अपन यहाँ पे टच हुए तो कौन से वाले वक्र से टच हुए, तीसरे वाले से टच हुए, तो यहाँ पर क्या आएगा, V3 आएगा, V1 ने आगे V3 आएगा। चलो तो इसको आप लिखोगे 1/V3, 1/V2, और यहाँ T1 वाले से टच होगा V1,
यहां से क्या है, 1/v1 बड़ा है 1/v2 से, 1/v1 बड़ा है 1/v2 से। तो कहने का मतलब क्या होगा कि v2 बड़ा होगा v1 से। ये है 1/v1 बड़ा है 1/v2 से, ये बात आपने दिख रही है, 1/v1 बड़ा है 1/v2 से। यहां से बड़ा हो गया क्या होगा, v2 बड़ा होगा v1 से, v2 बड़ा होगा v1 से। इसी प्रकार v3 बड़ा होगा v2 से। तो यहां से ये हो गया संबंध। तो ये v3 बड़ा होगा v2 से और v1 से। तो बस v3 बड़ा v2 से v1 से, तो साफ बात है यहां पर जो t3 बड़ा होगा t2 से और ये t1 से। ठीक है, समझ गए। तो आखिर में यहां पर भी संबंध वो का वही बनेगा कि t3 बड़ा t2 t1। तो t1 का ग्राफ नीचे आएगा, t2 का ऊपर, t3 का ऐसे, इसके भी t3 ऊपर, t2 थोड़ा नीचे, t1 थोड़ा नीचे, इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपने दो चीजें घूम गई, दो चीजें घूम के देखो। यहां पर ये अपने t3 मिला पास में था, तो चूंकि यहां पर अपने v1 में ये कैसा था, उल्टा था, तो बात वो की वो घूम गए, वही आ गई वापस। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, यानी कि इनको लेके बैठोगे, लिखोगे खुद, जो मैंने बनाया वैसे वैसे बनाओगे। ठीक है, फिर से जी क्या हो रहा है, और फिर उसको उसी PV = NRT के हिसाब से चीजों को समझोगे। ये तो किया था अपन ने, ये समझा किससे, PV = NRT से, N फिक्स है, R फिक्स है। ठीक है, और आपने P तो फिक्स वही किया, सेम P पे अपन ले रहे हैं। तो जो v3 बड़ा होगा तो t3 भी बड़ा होगा, यदि v3 बड़ा v2 से v1 से, तो t3 बड़ा t2 से t1 से, वो भी संबंध ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये हो गया भिन्न भिन्न तापों पर वक्र। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इसको अच्छे से देखना, ये समझ गए तो बस फिर बात खत्म है। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, सेम दाब वाली लाइन खींच ली, और फिर उस पर मैंने v1 लिया, v2 लिया, v3 लिया। तो अपने को पता है v3 इस साइड है, तो v3 बड़ा है v2 से, v2 बड़ा है v1 से। तो यहां से साफ बात है v3 का संबंध किससे, t3 से। तो t3 भी बड़ा होगा इससे, क्योंकि v और t आपस में क्या है, समानुपात में। ठीक है, चलिए यहां पर ये अपने बॉयल का नियम हो गया समाप्त, बॉयल का नियम यहां पर हो गया समाप्त। अब आता है चार्ल्स का नियम। अब किसका आता है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि नियत दाब पर, चार्ल्स ने कहा कि भाई नियत दाब पर निश्चित द्रव्यमान, यानी कि वही फिक्स n वाली गैस का आयतन है, उसके ताप केल्विन के समानुपाती होता है। इन्होंने कहा कि भाई जब P और N नियत हो, जब दाब और मोलों की संख्या नियत हो, तो जो आयतन होता है गैस का वो किसके समानुपाती होता है, T के। पहले इन्होंने बताया कि भाई आयतन V = 1/P होता है। अब जो चार्ल्स ने बोला कि V समानुपाती T होता है जब P और N नियत हो। अब P कौन सा वाला है, आयतन उसका ताप केल्विन के समानुपाती होता है। किसके, केल्विन के। ये बात खोपड़ी में बिठा देना, ताप केल्विन के समानुपाती होता है। तो यहां से क्या हो गया, VT P = KT। तो यहां से यदि आप लोगे तो V1 बराबर KT1 और V2 बराबर KT2। ये आपने दो चीजें ले ली। मान लो इस V KT से आपने क्या संबंध निकाला कि भाई पहली स्थिति में V1 है KT1, दूसरी स्थिति में V2 KT2। दोनों में भाग दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो V1/V2 बराबर T1/T2। तो V1/T1 और V2/T2, वो संबंध निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ग्राफीय निरूपण, चार्ल्स के नियम का ग्राफीय निरूपण। तो चार्ल्स के नियम के ग्राफीय निरूपण की बात करें तो अब अपन क्या करेंगे, नियत P पर V व T केल्विन के मध्य ग्राफ। ये क्या है, T किसमें है, केल्विन में। T किसमें है, केल्विन में, ध्यान रखना। V व T केल्विन के मध्य ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ क्या आएगा, सीधी रेखा आएगी, क्योंकि V = क्या है, KT समानुपात में, Y = mx वाली सीधी रेखा
आ जाएगी, ठीक है। और ये कब है, नियत दाब पर, नियत पी पर, नियत पी पर, नियत दाब पर है, तो इसको बोलते हैं समदाबी आइसोबार वक्र, इसको बोलते हैं समदाबी यानी कि आइसोबार वक्र कहते हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो मैंने इस लास्ट में जाके डॉट डॉट किए, तो डॉट डॉट करने का कारण ये है कि एक लॉजिक वाली बात बताता हूं। लॉजिक वाली बात है कि टी जो है किसमें है, केल्विन में। टी जो केल्विन है वो कभी शून्य नहीं हो सकता भाई। टी किसमें है, टी के शून्य नहीं, मतलब इतना अपन रियल में, मतलब एज ए छोटी गली बोल सकते हैं, लेकिन रियल में आप इतना नीचे टेम्परेचर गिरा नहीं सकते। टी 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर माइनस में आप प्राप्त नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, ठीक है। आइडियली जरूर बोल सकते हो, आइडियली जरूर बोल सकते हो कि 0 केल्विन, 0 केल्विन क्या होता है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप यानी कि 0 जो केल्विन है, ठीक है। लेकिन आप रियल में इतना प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इस लाइन को डॉट डॉट किया कि भाई ये टी बिल्कुल यहां तक 0 तक नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, क्योंकि -273, माइनस में 273 आप टेम्परेचर प्राप्त ही नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकली या फिर आइडियली आप बोल सकते हो, ठीक है। बात क्लियर। ये हो गया वी और टी केल्विन के मध्य संबंध, इसे बोलते हैं समदाबी या आइसोबार वक्र, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नियत पी पर वी व टी सेंटीग्रेड के मध्य ग्राफ, वी व टी सेंटीग्रेड के मध्य ग्राफ। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, वी समानुपाती मतलब टी केल्विन में, और जो केल्विन होता है उसको मैं टी सेंटीग्रेड प्लस 273.15 लिख सकता हूं भाई। केल्विन बराबर क्या होता है, सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये लिख दिया। अब जो समानुपाती नियतांक के को आप इस पूरे से गुणा कर दो, के टी सी और के 273.15। अब यदि आप इसकी y = mx + c से तुलना करोगे, एक होता है ग्राफ, वो होता है y = mx + c वाला, ये हो गया, ये ग्राफ हो गया y = ये ग्राफ हो गया y = mx + c से, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये y-x, ये x-x, ये रेखा ऐसी आती है, और c क्या होता है, c होता है जो अंतखंड जो y-x पर काटा जाता है, ठीक है। मैथ्स वालों को तो ये चीजें अच्छे से पता होगी, ठीक है। और m क्या होता है, ढाल होता है, जहां पर m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इसकी अगर इससे वो तुलना करोगे तो यहां से आपके क्या निकल के आएगा, देखो ये v हो गया 30 सेंटीग्रेड, यहाँ पे आपके c है, c की जगह क्या, k × 273.15, k × 273.15 ये आ गया, ठीक है। ये हो गया अंतखंड जो काटा है v-x पर, ये थीटा है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल बराबर क्या होगा, m = tan थीटा, m = tan थीटा, यानी कि ये थीटा क्या हो गया यहाँ पर, m = tan थीटा। और यहां पर आपके क्या है, m एक्चुअली में क्या k है, अगर आप तुलना करोगे y = mx से, तो इस m की जगह क्या आ रहा है, k आ रहा है तो ये हो गया। तो इस टाइप का वक्र होगा। यहां पर भी मैंने देखो इसको पूरा, मतलब मैं पूरा लास्ट तक लेके नहीं, क्योंकि सेंटीग्रेड या तो 0 हो गया, यहाँ पे सेंटीग्रेड 0 हो गया, फिर मैं बिल्कुल यहाँ -273 लेके नहीं गया। देखो एक चीज, वह न्यूनतम काल्पनिक ताप, वास्तविक नहीं होता ऐसा ताप, वास्तविक में प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह न्यूनतम काल्पनिक ताप जिस पर गैस शून्य आयतन गिरती है, जिस पर गैस क्या करती है, शून्य आयतन गिरती है। देखो इसका आयतन बिल्कुल 0 होगा कब, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देखो, इसका आयतन पूरा 0 कब होगा, जब ये यहां तक पहुंचेगा, यहां तक। तो वो क्या होता है, ताप काल्पनिक ही होता है, यहां तक रियल में नहीं पहुंच सकते, रियल में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस ताप पर आओगे गैस का आयतन शून्य हो जाएगा। आयतन बिल्कुल देखो घट रहा है, आयतन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है,
यहाँ आते आते आयतन शून्य, लेकिन उस स्थिति में जो ताप होगा वो कितना होगा, -273, -273.15, -273 क्या हो जाएगा 15। देखो यदि इसमें आप V0 रखो, देखो इसमें V रखो 0, V0 रखो तो कितना आएगा T सेंटीग्रेड, -273.15। तो ये पॉइंट वही है, ये पॉइंट वही है T सेंटीग्रेड वाला, -273.15 वाला। ठीक है, तो ये इतना आप रियल में प्राप्त नहीं कर सकते। और -273.15 इस पर जाओगे ना तो गैस शून्य आयतन की होती है, गैस का आयतन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जो एक काल्पनिक बात है, वास्तविक पॉसिबल नहीं है कि उस ताप पर आप जा ही नहीं सकते, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि -273, 0 केल्विन, परम शून्य ताप किसको कहते हैं, 0 केल्विन, 0 केल्विन यानी कि -273.15 सेल्सियस, वो होता है परम शून्य ताप। तो लिख लेना साइड में, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं, 0 जो केल्विन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ल्स के नियम का एक उपयोग, मतलब मस्त एक चीज है जो मैंने उदाहरण लिखा है, गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाना चार्ल्स नियम पर आधारित है। गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाना क्या है, चार्ल्स नियम पर आधारित है। जब गुब्बारे हैं उनमें यदि आप गर्म गैस भरोगे, ठीक है, तो क्या होगी, गर्म गैस भरोगे तो गर्म गैसों को भरकर उड़ाना किस पर आधारित है, वो चार्ल्स नियम पर आधारित है। गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाना किस पर है आधारित, वो चार्ल्स नियम पर आधारित है। समझ गए क्यों सर जी, कारण तो आपने देखो संबंध यहां पे देख लिया, V समानुपात में होता है T, V समानुपात में होता है T। ठीक है, तो यहां से देखो जब आपने ताप बढ़ाया, ठीक है, इसका क्या कारण, आपने देखो ताप बढ़ाया, चार्ल्स के नियम के सब ताप बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा। ताप बढ़ा रहे हो आयतन बढ़ रहा है, ताप घटा रहे हो आयतन भी घट रहा है। ताप बढ़ाया आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ा तो जो डेंसिटी है, घनत्व क्या हुआ, घटा। डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, D = m/v, तो V बढ़ गया तो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो क्या हो गया, घट गया, और घनत्व घट गया तो गुब्बारा क्या कैसा हो गया, हल्का हो गया। गुब्बारा बाकी के मुकाबले उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, गुब्बारा कैसा हो गया, हल्का हो गया, और हल्का हो गया तो आसानी से ऊपर उठ जाएगा। बात क्लियर। तो गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाना चार्ल्स नियम पर आधारित है। एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं, गुब्बारों में गर्म गैस भरकर उड़ाना निम्न में से कौन से गैसीय नियम पर आधारित है, तो चार्ल्स नियम पर आधारित है, क्योंकि T बढ़ा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी है, घनत्व वो कम होगा, और जब डेंसिटी कम होगी गुब्बारा क्या होगा, हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। बात क्लियर। चलिए अब इसके भी वक्र, भिन्न भिन्न तापों पर वक्र, तो इसके भी भिन्न भिन्न ताप पर यदि वक्र की बात आप लेते हो तो चलो इसको भी देखते हैं। आपने V और T के मध्य लिया ग्राफ, ठीक है, तो सॉरी भिन्न भिन्न दाबों पर वक्र, इसको यहाँ पर ताप कैसे आएगा, आपने क्या कर दिया, पहली स्थिति में दाब ले लिया P1, फिर आपने V और T के मध्य खींचा ग्राफ, फिर आपने दूसरी स्थिति में दाब ले लिया P2, फिर आपने V और T के मध्य बनाया ग्राफ, फिर आपने सेम टू सेम ऐसे चीजें की। ये मैंने लिया T केल्विन, ये लिया T सेंटीग्रेड, ये सेम ही चीज है। इसमें आपके ग्राफ थोड़ा सा T सेंटीग्रेड में लोगे तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ग्राफ जब T आप किस में लोगे, T केल्विन में लोगे तो ग्राफ बनेगा ऐसा, और T जब सेंटीग्रेड में लोगे तो ग्राफ बनेगा थोड़ा ऐसा, मतलब थोड़ा वो आगे जाके अंतखंड काटेगा, बाकी शेप वो लाइन ऐसी कैसी रहेगी, सीधी लाइन। ठीक है, तो मैं इसको समझा दूंगा, इसको आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे तो अगर मैं सम आयतन वाली लाइन खींच लेता हूं, हाँ
यहां से क्या आएगा, P1 यहां से P3। अब देखो इसको भी यदि आप समझो PV इज इक्वल टू NRT से, यदि आप समझो इसको तो N फिक्स है, ये आपका R फिक्स है और V आपने वो कर लिया, V कर लिया फिक्स, V आपके फिक्स हो ही गया। तो संबंध किसके रहा, P समानुपाती में T होगा, P समानुपाती में T होगी, क्योंकि V आपने फिक्स कर लिया भाई, सेम जो आयतन है उसकी लाइन खींच ली, N फिक्स सही है पहले से, R नियतांक है वो फिक्स है, तो P समानुपाती में T हो गया। यहां से देखो P3 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा P1 से, सॉरी ये अरे कहाँ लिख दिया, ये इस पर जो ताप आएगा ना, T3 T2 T1, ठीक है। जैसे कि भाई ये वक्र है, ये वक्र मिला यहाँ पर, जो पॉइंट मिला इस पॉइंट पर यदि ये V है, ये ग्राफ किसके बीच में है, V और T के बीच में, तो VT1 VT2 और VT3। तो ये यहां से देखो T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, P3 बड़ा है P2 से और P2 बड़ा होगा P1 से, ठीक है। चलिए चूंकि अतः P3 बड़ा हो जाएगा P2 से और P2 बड़ा हो जाएगा P1 से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया भिन्न भिन्न दाबों पर वक्र। अब होता है गैलुसैक का नियम, किसका, गैलुसैक का नियम। अब इस गैलुसैक भाई साहब ने क्या नियम दिया था, इन्होंने क्या किया, चार्ल्स नियम की ऊपर में, गैलुसैक का नियम क्या है, चार्ल्स नियम का ही ऊपर में इन्होंने माना कि नियत आयतन पर, उन्होंने नियत दाब पर बोला था, इन्होंने बोल दिया नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब, दाब क्या है, उसके ताप केल्विन के समानुपाती होता है। जो दाब है वो ताप जो है केल्विन उसके समानुपाती होता है। ये किसने बोला, गैलुसैक ने, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, P इक्वल टू K T K, ठीक है। और जब आप P और T के में ग्राफ खींचोगे और क्या होगा इस स्थिति में, नियत आयतन नियत V, इसको बोलोगे सम आयतनी वक्र, सम आयतनी वक्र, ठीक है। तो देखो सम आयतनी वक्र किसमें होता है, गैलुसैक में, समदाबी चार्ल्स में, ठीक है, और समतापी किसमें होता है, बॉयल में, ठीक है। हाँ तो बॉयल T चार्ल्स P गैलू V, बॉयल T चार्ल्स P गैलू V, ठीक है। चलिए ये हो गया गैलुसैक का नियम। गैलुसैक के नियम में थोड़ा बहुत जानना जरूरी था, ये बाकी तो मेन तो नियम दो ही है, वो पहले जो पढ़े गैलुसैक का नियम बताना जरूरी था। इसमें आपकी चीज आती है वो क्या आती है, सम आयतनी वक्र आता है। क्या आता है, सम आयतनी। इसने बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया, उसने नियत दाब पर बात की थी, इसने नियत आयतन पर बात कर ली, और नियत आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप केल्विन के समानुपाती होता है, ये बात इसने बोली गैलुसैक ने। अब मेन बात अगला, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम, आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, समान ताप, आवोगाद्रो कहता है समान ताप तथा दाब पर, जब ताप और दाब सब समान हो तो सभी गैसों के जो समान आयतन में अणुओं, ये जो मोल है, मोलों की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो ने कहा कि यदि ताप और दाब समान हो, यदि ताप और दाब दोनों समान हो तो सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोल की संख्या समान होती है, यानी कि V समानुपाती N होता है। आयतन समानुपाती होता है मोलों की संख्या, कब, जब T और P नियत हो। यहां से क्या हो गया, V इक्वल टू K N, V इक्वल टू K N, K क्या है आपकी स्थिरांक है, तो N क्या हुआ, गैस के मोलों की संख्या, N क्या होती है, गैस के मोलों की संख्या। तो देखो दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हैं, अन्य शब्दों में बोल सकते हैं नियत ताप तथा दाब पर, नियत ताप तथा दाब पर गैस का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये और हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये और हो गया, तो V समानुपाती N,
ठीक है। n क्या है? मोलों की संख्या। अब देखो, जो मोलों की संख्या मतलब एक मोल गैस में अणुओं की संख्या होती है 6.023 इंटू संख्या 23, जिसे अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। एक मोल गैस में अणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? मैं बोलूं 1 दर्जन केला, मैंने बोल दिया 1 दर्जन। मान लो मैंने बोल दिया 1 दर्जन। 1 दर्जन मतलब क्या होता है? 12। ये होता है 1 दर्जन मतलब संख्या क्या होगी? 12 को वो दिखाता है। उसी प्रकार एक मोल मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये हो गया, यानी कि किसी भी गैस का एक मोल मतलब उस गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु है। कितने? इतने उसके अणु है, जिसको क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, अवोगाद्रो स्थिरांक। तो मोल कॉन्सेप्ट कोई बाकी चीज नहीं है, वही है बस। अपन जैसे कि दर्जन को 12 बोलते हैं, उसी प्रकार मोल को आप 6.023 इंटू 10⁻23 बोल दो। एक मोल मतलब कि मैंने बोल दिया मेरे पास 1 मोल पेन है। मेरे पास कितनी है? 1 मोल पेन है। 1 मोल पेन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पेन है। इतनी सारी पेन। ठीक है, चलो, ये हो गया अवोगाद्रो का नियम। ये होता है आपके अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, अब देखो, पहले इस लाइन को मैं बाद में बताता हूं। पहले ये देखो, गैस के मोल है। गैस के मोल को देखोगे आप, गैस के मोल को, तो गैस का मोल क्या होता है? जैसे कि गैस का कुल द्रव्यमान है, गैस के कुल द्रव्यमान में गैस के 1 मोल का द्रव्यमान, जो मोलर द्रव्यमान होता है, उससे भाग कर दो। ठीक है, तो वो आपके गैस के मोल निकल के आ जाते हैं। जैसे कि गैस के मोल यानी कि गैस का जो कुल द्रव्यमान है, उसमें आप गैस का जो 1 मोल का द्रव्यमान है, जिसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, उससे भाग कर दो, तो वो आपके गैस के कुल मोल निकल के आ जाएंगे। तो n बराबर क्या? गैस का कुल द्रव्यमान m, और ये जो कैपिटल M है वो क्या है? मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब इस n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सी है? ये v इक्वल टू kn। तो v इक्वल टू k m अपॉन m। तो यहां से आप देखोगे कि मैं अगर ये इसको देखो, अतः m इक्वल टू kd, ये कैसे हुआ? देखो यहां से आप देखा, अगर मैं इसको, ये देखो, ये मैंने क्या किया? मैंने इसको, ये जो m है, m को तो रखा है अभी, इस m को मैं लेके गया इस साइड, ये m आ गया इस साइड, के स्मॉल m बटा, और v को आगे नीचे ले आ गया, तो m बटा v, ये क्या हो गया? d हो गया, डेंसिटी। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? kd। m इक्वल टू kd। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गैस का घनत्व d उसके मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये मोलर द्रव्यमान हो गया m, के नियतांक, d क्या हो गया? गैस का डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। बात क्लियर? चलो, ये भी आपके स्टेटमेंट इस अवोगाद्रो से निकल के आता है। अब एक बात होती है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था? इंपोर्टेंट पॉइंट ये था, हाँ एक मिनट, हाँ, एसटीपी पर, एसटीडी नहीं, एसटीपी। क्लास काफी लंबी हो गई है, मैं भी बोलते बोलते थक चुका हूं। एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब एक तो होता है मानक ताप, ये भी ताप है, आपने 253 कितना ले लिया? 15। दाब ले लिया 10⁵5, ये मानक दाब है। मानक ताप ये होता है और मानक दाब 10⁵5 पास्कल। तो उस पर जो प्रत्येक गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर, उसको बोलते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस पर जो प्रत्येक गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। तो एसटीपी पर प्रत्येक गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर। तो हमने जो 3 चीजें पढ़ ली, 3 जो मेन क्या पढ़ा है? एक तो बॉयल का नियम, बॉयल ने क्या कहा? बॉयल ने कहा 20। ठीक है, फिर बात किसकी की आपने? चार्ल्स की बात की। किसकी बात की? चार्ल्स ने। तो चार्ल्स ने क्या बोला? नियत दाब पर। चार्ल्स ने बोला नियत दाब पर आयतन और ताप के मध्य संबंध निकाला। आपने नियत दाब पर आयतन और ताप के मध्य संबंध निकाला, V और यहां है VN। ये 3 चीजें निकल के आई है। अब इन 3 चीजों से ही आपके बनती है आदर्श गैस समीकरण, तो जो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखो लगभग
आपके बहुत सारे टॉपिक पूरे हो गए। आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए, गुणधर्म हो गया, बॉयल का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, वो गद्रो वो हो गया, और गेलुसिक को भी समझ लिया अपन ने। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगली क्लास में आदर्श गैस समीकरण। मतलब ये यूनिट आपके 3-4 क्लास में पूरी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, वेरी शॉर्ट। थैंक यू।